जिस साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस साम्राज्य का नाम है चोल साम्राज्य। और 9वीं से 12वीं शताब्दी तक या सदी तक इन्होंने रूल किया था। 9 से लेकर 12वीं शताब्दी AD। ओके, AD। देखिए इनका वैसे कालखंड आप देखेंगे तो ये 3 बार राजा बनते हैं और 3 बार जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु और अगल बगल के क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि चोल साम्राज्य का जो लास्ट और अंतिम अंतिम बार जो ये राजा बनते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, वो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक है। काफ़ी विशाल साम्राज्य था इनका। ठीक है, बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या ऐसी खासियत थी, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चोल साम्राज्य से। साउथ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं ये चोल साम्राज्य, और एक दूसरा है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो है मिडाइवल इंडिया के अंदर ही आएगा, लेकिन ये लास्ट में आएगा मिडाइवल इंडिया का ख़त्म। और आपको बता दें ये मिडाइवल इंडिया का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया था कि 2 और लेक्चर बना चुके हैं। एक था पाल नरेश के बारे में और दूसरा जो था वो था प्रतिहार नरेश के बारे में। ठीक है, अब ये तीनों के बीच में लड़ाई चल रहा था, पाल, प्रतिहार और चोल, राष्ट्रकूट के बारे में भी आ गया है। तो ये 3 वीडियो ना होकर ये चौथा वीडियो है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये चौथा वीडियो है। ये जो है ये चौथा वीडियो हो गया आपके लिए, ये तीसरा वीडियो नहीं है, ये चौथा वीडियो है। और ये चौथा वीडियो होगा और यहाँ से ही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। ये चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो मिडाइवल इंडिया का हमने दे दिया है। हम क्राउन किताब का क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। क्राउन किताब का जो कि रितेश पांडे ने लिखा है, तो उस क्राउन किताब को भी आप ले सकते हैं, एज अपने सामने पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। तो चोल साम्राज्य आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ये जिस एरिया में है वो भारत के साउथ इंडिया के अंदर है। ये वाला एरिया है, यहाँ से ये रूल कर रहा है। ठीक है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। मेनली जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र को ही रूल किया करते थे। और फिर धीरे धीरे करके ये विस्तार करते हैं अपना उड़ीसा तक फैला लेते हैं अपना विस्तार को, और इधर में श्रीलंका को फैला लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि किस राजा के तहत हुआ था। मतलब शुरू में तो इतना जल्दी कोई इसका फैलाव नहीं हुआ था। तो देखिए चोल साम्राज्य 9वीं से लेकर आपको 12वीं शताब्दी को देखने को मिल रहा है। फिर क्या क्या लिखा है, फिर लिखा है कि विजयालय जो थे वो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जो कि 850 ईसा से लेकर 871 ईसा तक जो है इनका शासनकाल था। जो पहले पल्लवों के सामंत थे। देखिए पहले क्या होता था कि इससे पहले जो इस जगह पे जो रूल किया करते थे वो पल्लव नरेश थे। पल्लव साम्राज्य। तो पल्लव साम्राज्य के यहाँ क्या होता था, ये सामंत होते थे। और सामंत क्या होते थे, सामंत कह सकते हैं कि बड़ा लैंडलॉर्ड। ठीक है, क्योंकि राजाओं का बहुत बड़ा ज़मीन होता था, बहुत बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। तो उन बड़े साम्राज्य को देखने के लिए कई सारे सामंत को नियुक्ति करते थे। तो उनमें से एक विजयालय भी हुआ करते थे। ये देखिए विजयालय जो थे उनके ही सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। जो पल्लव नरेश क्या होते हैं, पल्लव साम्राज्य जो कमज़ोर पड़ता है तो जो सबसे बड़ा जो सामंत होता है वो वर्चस्व अपना जमा लेता है, वही बन जाता है उस जगह का राजा। तो इस तरह से विजयालय ने भी क्या किया था कि अपना जो है पल्लव जैसे ही कमज़ोर हुए तो विजयालय ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक चोल साम्राज्य की स्थापना की। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 850 ईसा में तंजावुर पर कब्जा किया। ठीक है, तंजावुर कहाँ है, तंजावुर के नाम से जाना जाता है आज भी। ये तमिलनाडु के अंदर एक जगह है तंजावुर, आप देखिएगा एकदम मिडिल में ये है तंजावुर। कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, राजधानी क्या किया, तंजावुर को बनाया। तंजावुर आप देखिएगा चोल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाता है अगर मिडाइवल इंडिया की दृष्टि से देखा जाए और साउथ इंडिया के हिस्ट्री की वजह से देखा जाए तो तंजावुर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। आज भी इसके कई सारे महत्व है तंजावुर में। और देखिए क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ उन्होंने निशुंभ सुविदिनी, ठीक है, निशुंभ सुविदिनी, यहाँ यहाँ है निशुंभ सुविदिनी होगा, यहाँ सुविदिनी भी लिख दिया है, लास्ट में आप नी लगा दें, यहाँ जो है नी लगेगा, सुविदिनी। ठीक है, सुविदिनी। ठीक है, निशुंभ सुविदिनी का मंदिर बनाया। अभी भी इसको आप जो है सर्च करके देख सकते हैं गूगल में, ये मंदिर बना हुआ है। तो विजयालय ने क्या किया है, निशुंभ सुविदिनी नामक का मंदिर बनाया। विजयालय ने
विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। नर केसरी की उपाधि धारण किसने की? विजयालय ने की। तो ये कुछ इसके फैक्ट थे, जैसे कि विजयालय संस्थापक था, पल्लव के सामंत हुआ करते थे, तंजावुर इसकी राजधानी हुआ करती थी, और जो है इन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम था निशुंभ सुविदनी, और नर केसरी की इन्होंने उपाधि ली थी। अगले स्लाइड में देखते हैं कि अगले स्लाइड में अगला राजा कौन है। फिर इनके बाद इनके बेटे बनते हैं जिनका नाम है आदित्य प्रथम। ठीक है, इनके इनके मृत्यु के बाद इनके बेटे आदित्य प्रथम बनते हैं। और आदित्य प्रथम ने क्या किया कि 871 में इन्होंने विजयालय के पुत्र आदित्यवर्मन ने चोल राजगद्दी संभाली। इसने चोल साम्राज्य के पल्लवों से मुक्त करवाया, यानी कि जो पल्लव कुछ बच गए थे उन सभी को इन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर बनाया। वैसे शिव मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन शायद अभी मैंने सर्च किया था कि आदित्य द्वारा बनाया गया शिव मंदिर कहाँ है, तो अभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन याद रखना है कि एक राजा थे आदित्यवन, उन्होंने क्या किया था कि कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम नहीं है क्योंकि अभी वो पता ही नहीं है कि वो मंदिर है, मतलब कोई इसका साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर अगला जो राजा बनते हैं वो है परांतक प्रथम। ठीक है, परांतक प्रथम, थोड़ा इसको याद रखना है आपको। परांतक प्रथम जो है अगले राजा बनते हैं, और इन्होंने क्या किया कि पांड्य शासक जो थे, ठीक है, ये आदित्यवन के पुत्र थे पहले तो, और ये जो थे पांड्य शासक राज सिंह टू, पांड्य शासक जो हुआ करते थे राज सिंह टू को पराजित किया। आप देखिए साउथ इंडिया के अंदर जितने भी राजाएं हैं, इस तरह की अगर हम साउथ इंडिया बनाएंगे, यहाँ तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का एक छोर में तो आपका चोल नरेश है, यहाँ चोल है, मान लेते हैं कि यहाँ चोल नरेश, यहाँ पांड्या हुआ करते थे। जो साउथ तमिलनाडु का साउथ पार्ट हुआ करता था वहाँ पांड्या लोग क्या करते थे? रूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये पूरा क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये पूरा क्षेत्र को जीत लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक राजा नहीं जीता, धीरे धीरे करके जीतते हैं। तो जो ये प्रांतक प्रथम है जो कि आदित्यवन का पुत्र है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये साउथ तमिलनाडु को जीत लिया है, साउथ तमिलनाडु को इन्होंने जीत लिया है। और मदुरा, देखिए मदुरा यहाँ लिखा है, मदुरै आज जो मदुरै के नाम से जाना जाता है वही मदुरा है। ठीक है, थोड़ा मैं इसे पतला कर लेता हूँ, चलिए यहाँ तक, ठीक है ना। मदुरा को इन्होंने क्या कर लेता है, इन्होंने एक तरह से जीत लेता मदुरा, जो कि आज मदुरै के नाम से, उनका जो पांड्या लोगों का राजधानी हुआ करता था वो मदुरा ही हुआ करता था, मदुरा। तो उन्होंने वही कह रहा है कि राज सिंह टू को हरा के मदुरा को जीत लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है इस उपलक्ष्य में उसने मुद्रांतक और मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रांतक। मुद्रांतक मतलब क्या है? मुद्रा को अंत करने वाला, मुद्रांतक और मदुराई कोंड एवं मदुराई कोंड। मदुराई कोंड का मतलब है कि विजेता, मदुरै का विजेता। ठीक है, मदुरा को जीतने के बाद जो है वो क्या बोलिए, मदुरा का वो क्या बन गया, राजा बन गया। और उसको मतलब जाहिर सी बात है वो जब वो पार्ट को जीत लेता है, मदुरा को जीत लेता है, तो वो क्या होता है कि वो अपने आप को विक्ट्री मानता है कि ये मेरी विक्ट्री है। और विजेता जो है अपने आप को कोंड लगाते हैं। तो मदुरै कोंड का मतलब है कि मदुरै का विजेता। तो याद रखना है कि प्रांतक प्रथम ने क्या किया था, मदुरै को जीत लिया था और मदुरै कोंड नामक की क्या क्या रखा था, उपाधि धारण की थी। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, चोल नरेश के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो राज प्रथम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो राज प्रथम याद रखना है 885 से लेकर 1014 ऐसे ऐसे राजाओं की जो ये क्या कहते हैं, जिस पीरियड में उन्होंने रूल किया उस पीरियड में भी आपको याद रखना है कि राज प्रथम ने कब से कब रूल किया। तो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया। क्या लिखा है, प्रांतक टू सुंदर चोल का पुत्र। ठीक है, प्रांतक टू सुंदर चोल का पुत्र अली मोली वर्मन प्रथम। तो इसका पूरा नाम जो था, ओरिजिनल नाम जो था वो अली मोली वर्मन था, और इनके पिता का नाम था प्रांतक टू। ठीक है, प्रांतक टू के ये पिता थे, प्रांतक टू के ये पुत्र थे। प्रांतक वन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिखा था, यहाँ आपको हम दिखाते हैं प्रांतक वन। ये देखिए प्रांतक वन के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो राजा है, ये राजा है प्रांतक टू। ठीक है, उनके ये बेटे हैं जिसका नाम है अली मोली वर्मन। इनका ओरिजिनल नाम अली मोली वर्मन है। इसका उपनाम जो था ये था राजवन। ये राजा राजवन। इंग्लिश वाले जो होंगे वो राजा राजवन के नाम से जानते हैं, ये राजा वन के नाम से जानते हैं। एक राज है दूसरा राजा है, तो राजा राजवन। इस तरह से क्या होता है कि चोल शासक बना। और तंजौर अभिलेख से इसके युद्ध अभियानों के बारे में वर्णन मिलता है। तो एक तंजौर में जो तंजावुर है, वैसे
और जो पुराना नाम है वो तंजावुर है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे विजयालय ने अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया था, उसी तरह से ये क्या कर रहा है, ये अभी जो है तंजौर, अब तो उसका ओरिजिनल अभी जो इसका नाम है वो तंजौर हो गया है मॉडर्न अगर संदर्भ में देखा जाए, लेकिन पुराना उसका नाम तंजावुर था। तो तंजौर अभिलेख में जो है एक इसके बारे में युद्ध अभियानों के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? राज प्रथम ने। आगे क्या लिखता है आगे लिखा हुआ है, इसने केरल राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, केरल राज्य पर आक्रमण किया और केरल के शासक भास्कर रवि वर्मन को पराजित कर दिया। ठीक है, जो उसके भास्कर रवि वर्मन थे उनको पराजित कर दिया। इस उपलब्धि में इसने इस उपलब्धि में क्या किया कि जब ये जीत लेता है केरल को, केरल के राजा जो है उसको पराजित कर देता है, तो उसने कांडलूर सासेलकम मरुत की उपाधि डाली थी। ठीक है, कांडलूर साले कलमरूत की उपाधि धारण की, साले कलमरूत की उपाधि धारण की। देखिए बड़ा ही ये कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा नाम है और उतना स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन याद रखना है आपको, क्योंकि इस राजा के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कांडलूर सालेक कलमरूत की उपाधि धारण की। आगे हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं ये एक मैप है। इस मैप में आपको बताने की कोशिश किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था चोल साम्राज्य। ये देख सकते हैं चोल साम्राज्य इतना कुछ फैला हुआ था। ये कलिंगा का क्षेत्र है, यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र है, लगभग उड़ीसा तक के बॉर्डर तक इन्होंने बना लिया था। पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका तमिलनाडु, केरल, इन सभी चीज़ों को, और लगभग कुछ भाग जो है आपका कर्नाटक का भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनका कह सकते हैं इतिहास रहा है। इधर श्रीलंका को इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया, इसका नाम अरातनापुरम रख दिया। तो अभी आगे देखेंगे कि किस राजा ने श्रीलंका को भी जीत लेता है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका साम्राज्य होता है। आगे का राजा देख सकते हैं, अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी, ठीक है, राज प्रथम ने ही क्या किया था कि श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम पर आक्रमण कर दिया, अनुराधापुर पर आक्रमण कर दिया। उसमें श्रीलंका के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि अनुराधापुर के नाम से जाना जाता था। और वहाँ के नरेश जो होते थे, उसका नरेश का नाम है महेंद्र पंचम। ठीक है, महेंद्र पंचम वहाँ के नरेश हुआ करते थे। महेंद्र पंचम देख सकते हैं, महेंद्र पंचम जो है उसको पराजित कर दिया। उसने सिंहल राज्य का नाम सिन्हल, ये वैसे तो ये सिन्हला लोग यहाँ रहते हैं, तो सिन्हल प्रदेश से कहा जाता था, यह सिन्हल राज्य के नाम से जाना जाता था। उनका नाम को क्या किया उसने बदल के मामुंडी चोल मंडलम रख दिया, मामुंडी चोल मंडलम रख दिया। देख सकते हैं मामुंडी चोल मंडलम रखा। और जो है उसकी राजधानी क्या किया, उसकी राजधानी भी बदल दिया। पोलोनरुआ जो है पोलोनरुआ जो है उसकी राजधानी बना दी। पहले तो अनुराधापुर का नाम बदल के मामुंडी चोलम रख दिया, मामुंडी चोल मंडलम रख दिया। और फिर उसकी राजधानी को क्या किया, पोलोनरुआ जो बना दिया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, जगन्नाथ मंगलम, उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम अनुराधापुर था। उसकी राजधानी जो हुआ करती थी पोलानरुआ। अब क्या किया, जब इन्होंने राज ने जब ये जगह को जीत लेता है, इस क्षेत्र को जीत लेता है, तो उन्होंने क्या किया कि अनुराधापुर का नाम जो बदल के मामुंडी चोल मंडलम रख दिया, और उसकी राजधानी का नाम जो है जगन्नाथ मंडलम रखा। ठीक है, मंडलम है, मंगलम यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये मंडलम होना चाहिए था, जगन्नाथ मंडलम रख दिया। ठीक है, तो दो जो है देख सकते हैं, मामुंडी चोल मंडलम और जगन्नाथ मंडलम रखा। इसका नाम बदल के अनुराधापुर और पोलानरुआ की बदल के। अगला हम देखेंगे कि शिव धर्मावलंबी। ठीक है, जो राजवन थे वो शिव धर्मावलंबी थे, यानी कि भगवान शिव की पूजा करते थे, आराधना करते थे। इसी कारण इन्होंने अपना नाम जो है क्या रखवाया, शिवपाद शेखर रखा है। ठीक है, उसने उपाधि लिखी शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। उसमें मुझे लगता है कि राजा लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस रहा करते थे, क्योंकि भगवान शिव के नाम पर ही उन्होंने क्या है शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। इसके द्वारा निर्मित तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर, तंजावुर में एक मंदिर है जिसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर,
और बृहदेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, इसी को बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर द्वारा राजराजेश्वर के द्वारा राजा राजवन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए राजराजेश्वर। देख सकते हैं इसमें राज 2 बार लग रहा है, राजराजेश्वर मंदिर। और इसी मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर है। तो बृहदेश्वर यानी कि बृहद है बहुत ज़्यादा, है ना, यानी बहुत लंबा है। और ये द्रविड़ स्थापत्य कला है, इससे निर्मित है कि अद्वित उदाहरण है, यानी कि इससे कोई इतना अच्छा उदाहरण नहीं देखने मिलता है द्रविड़ स्थापत्य कला का, द्रविड़ आर्किटेक्चर का। देखिए वो द्रविड़ आर्किटेक्चर आपको पता ही होगा कि साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ स्थापत्य कला के अनुसार ही बनते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस राजा के बारे में। जैसे श्रीलंका पर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि श्रीलंका पर किस राजा ने आक्रमण करके उसे जीत लिया था, तो राजवन ने जीता था, है ना। फिर श्रीलंका की पुराना नाम क्या है, अनुराधापुर है। उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पोलोंडुआ हुआ करती थी। जब राजवन ने इसे जीता तो क्या नाम रख दिया, तो मामुंडी चोल मंडलम रख दिया। उसका फिर राजधानी क्या बनाया, तो जगन्नाथ मंडलम बनाया। ये किस किस रिलीजन को मानते थे, तो हिंदुज़म तो थे, लेकिन उसमें हिंदुज़म नहीं था, उसमें शैव और वैष्णविज्म के थे। तो शैव ही माना जाता था उस समय जब, तो शैव रिलीजन जो है, शैव धर्मावलंबी थे ये। फिर है शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की। और तंजावुर में राजराजेश्वर जो है एक मंदिर बनाया जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये द्रविड़ स्थापत्य कला का, तो काफ़ी कुछ इसके बारे में डिटेल है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आप देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। समझिए ये बनाया गया है 10वीं शताब्दी में। अब 10वीं शताब्दी में इतना खूबसूरत, इतना बड़ा आर्किटेक्चर आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। ये पत्थरों को काट के बनाया गया है और ये द्रविड़ स्थापत्य कला का एक खास नमूना है। अब देखते हैं अगला जो इनके बेटे जो बनते हैं, ठीक है, इनके बेटे बनते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम। उससे भी ज़्यादा तपस्वी नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा तपस्वी तो दूसरा सेंस में आ जाएगा, तो उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं टैलेंटेड राजेंद्र प्रथम। 1014 से लेकर 1044, तो ये राजेंद्र वन अपने पिता राजवन की भांति साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है, अपने साम्राज्य को फैलाने वाला था, है ना, साम्राज्य को फैलाना चाहता था। तो अपने पिता के जैसा ही इसने भी फैलाया। और क्या लिखा है इसके बारे में, इसने समस्त श्रीलंका के चोल साम्राज्य में मिला दिया। समस्त श्रीलंका जो है, पहले तो इसके पिताजी ने क्या किया था, श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट को ही इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य में मिलाया था। लेकिन इसने क्या किया, पूरा श्रीलंका को ही अपने अंदर कर लेता है, अपने कह सकते कि पूरा श्रीलंका को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया। राजेंद्र वन ने बंगाल के शासक महीपाल को पराजित किया। जो बंगाल का जो शासक था महीपाल, उसको उसने पराजित कर दिया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगे कोड चोलपुरम लाने को कहा और उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। ठीक है, देखिए बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इसके बारे में। तो इसने क्या है कि बंगाल के शासक को जो है इसने हरा दिया। और बंगाल में आपको पता ही होगा कि बंगाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी तो चलिए, हुगली नदी गंगा पानी उसमें बहता है, लेकिन मुर्शिदाबाद जो ज़िला है बंगाल का, वहाँ पे गंगा नदी है। तो जब इसने जीता उस क्षेत्र को तो गंगा तक उसका विस्तार हो गया। तो गंगा तक विस्तार होने के कारण इन्होंने क्या किया कि वहाँ से गंगा जल मंगवाया और अपने जो तंजावुर जो जगह है, जहाँ तमिलनाडु में एक जगह है, उस जगह में क्या किया, गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी में बुलाया। तो वहाँ से पानी, क्योंकि देखो ये तो हिंदू था और हिंदू मान्यताओं में आपको पता है कि गंगा की क्या वैल्यू है, गंगा नदी की क्या वैल्यू है। तो उन्होंने क्या कि गंगा का जल जो है वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे जो है चूँकि अपने राज्य में वो लेके आते हैं गंगा का जल। तो इसी कारण इन्होंने क्या रखा, गंगे कोड चोलपुरम, ठीक है, एक नए शहर का विस्तार किया, गंगे कोड चोलपुरम। ठीक है, तो गंगे कोड चोलपुरम नामक जो है राजेंद्र प्रथम ने ही क्या किया था, इसे बनाया था। और कहा, और यहाँ फिर क्या दे रहा है, फिर कह रहा है कि चोलगंग नामक तालाब को एकत्रित करवाया। तो एक तालाब बनाया और उसमें क्या किया था, गंगा से पानी लेके, सारा पानी गंगा से लाता था। समझिए कितना, उस समय तो ऐसा था नहीं कि बड़ा सा ट्रक वगैरह है या ट्रैक्टर वगैरह से ला रहा पानी, बल्कि ये पानी जो लाया जा रहा है या ट्रेन के माध्यम से लाया जा रहा है, टैंकर में लाया जा रहा है, ऐसा फैसिलिटी नहीं है। नहीं होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि
गंगेकोंड चोलमपुरम में एक नया शहर बसाया है। और पहले तो वहाँ तालाब बनाया, उस तालाब में क्या किया था कि गंगा से सारा पानी ला के इसमें उसको एकत्रित करवाया उसको, क्योंकि पवित्र मानते हैं हिंदू, तो जान ही रहे कि हिंदू जो है गंगा का पानी को बहुत पवित्र मानते हैं, तो इनके लिए भी गंगा का बहुत ही महत्व था राजेंद्र प्रथम के लिए। और उस जगह का नाम जो है, उस शहर का नाम जो है क्या रख दिया, गंगेकोंड चोलपुरम। उस जगह का ही नाम ही गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से रख दिया। तो काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने को मिला। गंगा तक जो है, गंगा के क्षेत्रों तक जीतने वाला राजेंद्र प्रथम था। अब देखिए इस उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि, गंगेकोंड चोल का मतलब क्या है कि गंगेकोंड चोल का मतलब होता है गंगा तक जीतने वाला, गंगा को जीतने वाला, ठीक है, गंगा को जीतने वाला, इसको गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगेकोंड चोल की उपाधि कितने, राजेंद्र प्रथम ने की थी। अब है चोलकालीन शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो इस राजा के बारे में पहले थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं कि ये चोल साम्राज्य को मिला लिया, ठीक है, पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य मिला लिया। बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया, क्योंकि वहाँ के पाल शासक रहा करते थे, तो उसको हरा दिया। हराने के बाद क्या है, गंगेकोंड चोलपुरम नामक जो है एक जगह का बनाया। क्यों बनाया था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक तालाब बनाया था। उस तालाब में क्या करता था, उस तालाब में क्या करता था, गंगा का पानी को एकत्रित करवाया था। इसी कारण वहाँ का गंगेकोंड चोलपुरम नामक का एक राजधानी, अपनी राजधानी गंगे की राजधानी जो है गंगेकोंड चोलपुरम बसा लेता है, मतलब उस जगह को ही बना लेता है राजधानी। और इसने जो है उपाधि धारण की गंगेकोंड चोल, ठीक है, गंगेकोंड चोल। तो इन्होंने कालीन शासन प्रणाली के बारे में, चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। जय सी बात है, राजतंत्रात्मक यानी कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। राजा की जैसा होता शासन, इस तरह की व्यवस्था को ही कहा जाता है राजतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजा का वहाँ सब चीज़ चलता था। पहले तो इसकी राजधानी उरेयूर थे। आप देखते हैं उरेयूर, ठीक है, उरेयूर। जब विजयालय जो बनते हैं राजा, उस समय उसकी राजधानी जो हुआ करती थी उरेयूर हुई थी, लेकिन उन्हीं के समय में उरेयूर से बदल के तंजौर कर दिया गया, ठीक है। विजयालय ने ही अपनी राजधानी तंजावुर करवा दिया था। और फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि तंजावुर से बदल कर गंगेकोंडपुरम तक भी हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग राजाओं ने अपनी राजधानी अलग अलग जगह बनाई। अगला देखते हैं कि चोल राजतंत्र वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। तो राजतंत्र था, तो जाहिर सी बात है, राजा जब मरता था तो उससे क्या होता था कि उसका बेटा ही अगला राजा बनता था। लेकिन यहाँ सत्ता अलग है, यहाँ क्या है, सत्ताधिकारी, यानी कि राजा रहते हुए अगला राजा कौन बनेगा इसकी नियुक्ति कर देता था। ऐसा नहीं कि आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था वहाँ पे। ये वहाँ पे देखने को मिलता था। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे है कि राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा ही सबसे बड़ा होता था, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजा जो कहीं भी किसी भी जगह, लेकिन कई सारे ऐसे व्यवस्था भी हैं जहाँ राजा उतना प्रमुख नहीं हुआ करता था। जैसे वैदिक काल आप पढ़िएगा तो वहाँ पे जो राजा होता है वो कोई इतना पावरफुल राजा नहीं होता है, उसकी नहीं चल रही होती है। तो लेकिन यहाँ का जो राजा था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि राज्य को देखने संभालने का जितना भी निर्णय वगैरह लेना था वो राजा ही लेते थे, अंतिम निर्णय। आगे है कि यहाँ के जो इकाइयाँ हैं, जो यहाँ का जो पूरा ज़मीन है, वो ज़मीन कई हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे हमारे देश में क्या आता है कि एक भारत है, भारत के अंदर कई सारे क्या है, स्टेट हैं, और हर एक स्टेट के अंदर क्या है, ज़िला है, और हर एक ज़िला के अंदर क्या है, गांव है और शहर बसे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, देखिए, प्रांत है, ठीक है, प्रांतों में बटा हुआ है। यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो क्या है, बटा हुआ है, प्रांत में बटा हुआ है, कोट्टम में बटा हुआ है। कोट्टम कमिश्नरी हो गया, नाडू जो है जिला हो गया, कुर्रम गांव का संघ हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये पूरी तरह से बटा हुआ है इनका, ये इनका बटा हुआ है। तो इसे याद रखना है आपको कि प्रांत को क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहा जाता था। फिर कमिश्नरी को क्या कहा जाता था, कमिश्नरी हो गया है ना। कमिश्नरी क्या होता है, प्रांत का छोटा भाग होता है। कई सारे कमिश्नरी मिलके जो है क्या बनाते हैं, एक प्रांत बनाते हैं। तो कोट्टम से कहा जाता था। कोट्टम के बाद नाडू है, नाडू को जिला को नाडू कहा जाता था। और जो कुर्रम हो गया, गांव की सभा को कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था। गांव का संघ, मतलब कई सारे गांव मिलकर कुर्रम बनाते थे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग देखते हैं, चोल साम्राज्य जो थे वो 6 प्रांतों में बटे हुए थे, 6 प्रांतों में बटे हुए थे, जिसे मंडलम कहा जाता है। इसी को मंडल कहा जाता है, यानी कि जो जितना भी चोल साम्राज्य रहा होगा उसको 6 हिस्सों में बांट दिया गया था, 6 हिस्सों में इसको बांट दिया गया था। और यही 6 हिस्से जो हुआ करते थे उन्हें मंडलम कहा जाता था, हर एक हिस्सा को मंडलम कहा जाता था। अब है मंडल प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय
कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं हुआ करती थी। और हर एक जो प्रशासन था, मंडल का प्रशासन जो हुआ था, वो क्या होता था, ग्राम शासन तक, जो मंडल शासन से लेकर ग्राम शासन तक जो शासकीय कार्य होते थे वो क्या होते थे, सभाओं के द्वारा की जाती थी। यानी कि सुबह बाकायदा सभा मिलता था, मीटिंग होता था इसके बीच में कि किस तरह से जो है शासन प्रणाली सही से किया जाए। जैसे यहाँ कुछ सभाओं के बारे में दिया है, जैसे नाट्यम के बारे में दिया है। नाडु की स्थानीय सभा होती थी, यानी कि जिला लेवल पर जो सभा हुआ करती थी उसे नाटम कहा जाता था। नगस्तार, नगस्तार जो है नगर की होती थी, नगर का स्थानीय सभा को कहा जाता था। देखिए, गांव जो जिला होता था, जिला का पूरा हो गया नाटम, और फिर एक जो नगर है उस नगर का जो है नगस्तार, उसकी सभा को नगस्तार कहा जाता था। और व्यापारियों का यानी कि व्यवसायियों का जो सभा होता था उसे कहा जाता था श्रेणी। ठीक है, याद रखना है, श्रेणी, श्रेणी कहा जाता था। और शिल्पियों, शिल्पियों का क्या मतलब होता है, यानी कि जो शिल्प, जो पत्थरों का काम करते हैं, पत्थरों को काट के कुछ सामान बनाते हैं, उन्हें शिल्पी कहा जाता है। तो शिल्पियों का भी एक सभा हुआ करता था जिसे कहा जाता है पूर्व। ठीक है, तो ये सब इसके 4 सभाओं के बारे में मिलता है इस साम्राज्य के बारे में। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उसकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था है। जैसे आज हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसी तरह से क्या होता था, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था, यानी कि गांव के लोगों में ही किसी को क्या करता था, राजा बना देता था। राजा तो नहीं कहेंगे लेकिन मुखिया बना देता था। और जितना भी डेवलपमेंट वाला काम करना था, जितना भी विकास का काम करना था, उस राजा, उस पर्टिकुलर इंसान को दे दिया जाता है। जैसे अभी मुखिया हमारे यहाँ क्या होता है गांव में, अगर आप जानते होंगे तो मुखिया लोग क्या करते हैं कि सारा गांव का डेवलपमेंट करने का जिम्मा जो है मुखिया को होता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था चोलों से लिया। कई बार ये भी होता है कि हम लोगों को से ये पूछ दिया जाता है कि बताइए किस साम्राज्य के अंदर हम स्थानीय ग्रामीण स्वशासन देखने को मिलता था, तो ये चोल राजाओं के बाद। तो भारत के अंदर ग्रामीण कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि चोल लोगों ने इसे बहुत पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ देखिए, 2 तरह के अधिकारी हुआ करते थे। इस साम्राज्य में 2 तरह के अधिकारी हुआ करते थे। उच्च अधिकारी जो होते थे, उच्च पदाधिकारी होते थे, उसे पसेंद्रम कहा जाता था। और जो निम्न कोटि के अधिकारी होते थे उसे सेरुतरम कहा जाता था। तो याद रखना है, पसेंद्रम और सेरुतरम, ये 2 अधिकारी होते थे। एक उच्च अधिकारी होते थे और एक कह सकते हैं कि निम्न अधिकारी होते थे। ऐसा याद रखिए कि पसेंद्रम जो हैं वो IAS लेवल के अधिकारी होते थे, और निम्न कोटि के अधिकारी यानी कि PCS लेवल के अधिकारी को सेरुतम कहा जाता था। तो इस तरह से क्या है कि बटा हुआ था। अब देखिए, और भी कई सभाओं के बारे में दिया हुआ है, जैसे ग्रामीण सभा के बारे में दिया है। ग्रामीण सभा जो होते थे, उर कहा जाता था। उर का मतलब क्या है, समान प्रकार की ग्राम सभा हुआ करती थी, जिसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंग नम कहा जाता था, आलुंगनम कहा जाता था। और इसका मुख्य कार्य क्या होता था, अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवाकर उन्हें प्रतिबद्ध करना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो उर हुआ करता था वो ग्राम सभा हुआ करती थी, और इसमें ग्राम या पुर दोनों सम्मिलित हुआ करते थे, यानी कि ग्राम या नगर दोनों मिलकर जो है ये सभा को संचालित करते थे। और इसके जो कार्यकारिणी समिति हुआ करते थे, कार्यकारिणी समिति यानी कि इसकी कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था, आलुंगनम कहा जाता था, आलुंगनम कहा जाता था। और इसका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो अपने प्रतिनिधियों को दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवाकर प्रतिबद्ध करना था। अगला जो सभा होता था वो सभा ही कहलाता था। ठीक है, जो अगला जो सभा होता था या अगला जो पंचायत होता था उसे सभा ही कहा जाता था। और ये सभा किसके लिए होती थी, ये ब्राह्मणों की होती थी। ठीक है, ब्राह्मण को अग्रहार कहा गया है। देखिए यहाँ अग्रहार, ठीक है, अग्रहारों तथा ब्राह्मणों की बस्ती। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अग्रहार कौन थे, तो ब्राह्मण आपको रखना है कि ब्राह्मण जो थे वो अग्रहार जानते थे। फिर क्या है, वस्तुओं की संस्था, ये ब्राह्मणों की संस्था थी। इसको पुरुगुरी कहा जाता था, और इसे पुरुगिरी कहा जाता था। इनके जो है पुरुगिरी कहा जाता था इसके सदस्यों को। ठीक है, और इसे देखो, ये सभा तो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मूल रूप से अग्रहारों की वस्तुओं की संस्था थी। ठीक है, संस्था थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को
मक्कल कहा जाता था, पेरू मक्कल। तो कई कई नए नए नाम आपको देखने को मिल रहा है, जैसे पुरु गुरु हो गया या फिर पेरू मक्कल हो गया। इन सभी चीज़ों को याद रखना है। अग्रहार हो गए हैं, कई के लोगों के लिए अग्रहार नहीं होंगे। और फिर यहाँ है आलुंग नम हो गया। इन सभी चीज़ों को आप नए नए वर्ड्स जो आ रहे हैं उनको याद रखना है। यही यही आपको जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नया नया वर्ड होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ गया वर्ड। और कई बार जो है इसको पूछा जा चुका है इन सभी वर्ड्स के बारे में, तो आपको याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है। नगरम, नगरम एक सभा हुआ करती थी, नगरम। और नगरम जो हुआ करता था वो व्यवसायी समुदाय के लिए हुआ करती थी सभा, व्यवसायी व्यापारियों के लिए, ठीक है। व्यापारी जो वर्ग हुआ करते थे, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनकी एक सभा हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, है ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे व्यापारी क्या करते हैं, मिल के एक सभा करते हैं, चैम्बर जिसे कहा जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसी तरह की वहाँ की नगरम नामक इस सभा का नाम हुआ करता था, नगरम। आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। चोल काल के प्रमुख कर, देखिए कर, कर मतलब टैक्स, यानी कि यहाँ की राजा को चाहिए सी बात है, राजा को अपना राज्य चलाना है तो टैक्स तो चाहिए भाई। तो टैक्स जो है यहाँ कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे आयम, आयम होता था, ये राजस्व कर होता था, ठीक है। राजस्व कर होता था, आयम कहा जाता था राजस्व को, राजस्व कर को जो है आयम कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, मर मज्जाडी, मर मज्जाडी, ये उपयोगी वृक्ष कर था, ठीक है। उपयोगी वृक्ष कर, मर्ज मर मज्जाडी, ये उपयोगी वृक्ष कर था। फिर है दमाई, दमाई जो होता था वो सुपारी के बागत पर कर, ठीक है। सुपारी की बागत यानी सुपारी को यहाँ पे जो लोग सुपारी की खेती करते थे उन पर ये दमाई नाम का जो कर लगाया जाता था। मन्ने ईरे, मन्ने ईरे, ये गृह कर हुआ करता था, ठीक है। गृह कर अभी भी हमें देना पड़ता है, ठीक है। हाउसिंग टैक्स तो देना पड़ता है, उसी तरह वहाँ भी हाउसिंग टैक्स लगता था, जिसे मन्ने ईरे कहा जाता था, गृह कर। कोड्डे ईरे, कोड्डे ईरे व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, व्यापार जो व्यापारिक प्रतिष्ठान कर जो हुआ करता था उसे कोड्डे ईरे कहा जाता है, कोड्डे ईरे। कड्डी में, कड्डी में, कड्डी में एक लगान हुआ करता था, लगान, ठीक है। जैसे लगान लगाया जाता है ना, उस लगान को वहाँ पे कड्डी में कहा जाता था, कड्डी में। मग, जो मग नाम की जो ये हुआ करती थी टैक्स, मग जो है लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, इन सभी पैसों वालों, इन पैसे वाले लोगों पर लगाया जाने वाला कर था। तो मग याद रखना है। कई सारे नए नाम है, देखिए नए नाम में ही कन्फ्यूजन होता है। आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो ये सब याद, ये चीज़ें याद होने वाली है, ऐसे नहीं होगी याद। एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आयम को या मर मस्जिदी को या दमाई को, मन्ने ईरे को, कोड्डे ईरे को, कड्डी में को, मग को, ये अलग अलग कर है। पहले तो इन सभी नामों को याद करना पड़ेगा, फिर आपको फिर याद करना पड़ेगा कि इसको किस लिए लगाया जाता था, किस कर को क्या कहा जाता था, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सारे कर लगाए जाते। अब देखिए राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, जो राजस्व विभाग होता था, उस राजस्व विभाग को जो मुख्य अधिकारी होता था, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने मुख्य अधिकारी को क्या कह देते हैं, हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर कह देते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर। उसी तरह से क्या होता था कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे कहा जाता है वरित पोत, वरित पोतक, ठीक है। वरित पोतक, वरित पोतक कहा जाता था, वरित पोतक, ठीक है। वरित पोतक, पोतक, ठीक है, वरित पोतक कहलाते थे। और ये भूमि का कर कितना लगाता था, भूमि का उपज का 1/3 लगाया जाता था। भूमि कर जो है 1/3, मतलब जितना भी उपजा है, मतलब मान लीजिए कि आपकी 100 केजी जो है आपने चावल को उगाया है, तो उस चावल का जो है 1/3 जो है यहाँ देना पड़ता था, 1/3 जो है उपज जो है वो एज अ राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, भूमि कर। और इसको कलेक्ट करने वाले कौन अधिकारी थे, वरी पोत कर्ग, ठीक है, वरी पोत कर्ग, ये कहलाते थे राजस्व अधिकारी। अब यहाँ है कि चोल काल की जो धातु मूर्ति की नटराज शिव का कांस्य मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो जो हमें नटराज रूप में जो देखने को मिलता है भगवान शिव का रूप, वो एक्चुअली में चोल काल का कला का ही एक कह सकते हैं नमूना है। चोल काल में ही इसे बनाया गया था, वैसे कहीं नटराज रूप में नहीं है, लेकिन चोल लोगों ने भगवान शिव को नटराज के रूप में माना कि नटराज कुछ इस तरह से दिखते थे। ये मूर्तियाँ का सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बताइए नटराज शिव जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, किस साम्राज्य में इसका मूर्ति मिला था, किस साम्राज्य से जो इसकी मूर्ति मिली है, कहाँ से मूर्ति, वो किस साम्राज्य से संबंधित है, तो चोल साम्राज्य से है ना, चोल कला का। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे इसके महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट जान गए, अब इससे ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन
मिडाइवल इंडिया का ये आगे भी क्रम चलता रहेगा, मतलब आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी बढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि पाल पाल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, पाल वंश के बारे में, फिर प्रतिहार के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में। ये चौथा वीडियो था जो चोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग शायद दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, या फिर जो विदेशी आक्रमण था भारत में, है ना, या मुस्लिम आक्रमण जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइक बटन दबा के, सब्सक्राइब करके इस चैनल को, ताकि जो है और भी ढेर सारा वीडियो मैं बना सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।